हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, कैश बुक तक आपका डाटा क्लियर था पूरा। कैश बुक में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हम बात करते हैं कैश के डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन का एक्चुअली अगर बात करता हूँ तो क्या है, दैट मींस फिक्स्ड एसेट्स मीन की अगर मैं फिक्स एसेट्स की वैल्यू डाउन डाला देता, जब हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अब फिक्स एसेट्स क्या होती है, जैसे कि बात करता हूँ बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब फिक्स्ड एसेट्स, नॉट करेंट एसेट्स। अंडरस्टैंड शब्दों को मैं करंट एसेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। तो फिक्स्ड एसेट्स की जब वैल्यू डाउन हो जाती है तो आप उसे क्या बोलते हो, क्या बोलते हो आप उसको, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हमारे पास एक्चुअली एसेट दो तरह की होती है, अगर आपने ध्यान दिया हो। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास दो तरह की होती है, होती है इंटेंजिबल और एक होती है टेंजिबल। तो जो डेप्रिसिएशन का शब्द निकल कर आया है वो टेंजिबल एसेट्स के लिए निकल कर आया है। अगर हमारे टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, अगर हमारे टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो आप उस शब्द को क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन। अगर हमारी टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है तो आप उस शब्द को क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन। अगर हमारे इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। अगर इनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, अगर इनकी वैल्यू डाउन हो जाती है तो आप इस शब्द को नाम देते हो अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या बोलते हैं उसको, अमोर्टाइजेशन। ऐसे आर लग रहा है तो अमोर्टाइजेशन इसका क्लियर होती है, अमोर्टाइजेशन। लेकिन आप उसको आर ना बोलकर आप इसको बोलोगे अमोर्टाइजेशन। जब हमारी फिक्स्ड एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है तो उन एसेट्स की वैल्यूज डाउन होने को हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। अगर हमारी टेंजिबल लैंड, देखो सॉरी लैंड छोड़ो, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, अगर इनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है वो आपको पता है। मैं इसे टच कर सकता हूँ ये टेंजिबल, और मैं टच नहीं कर सकता वो इंटेंजिबल। अगर इनकी वजह से वैल्यू डाउन तो उससे क्या होता है, डेप्रिसिएशन। मैंने अभी एक शब्द मुझसे निकाला था, लैंड। केवल एक लैंड एक ऐसी एसेट्स होती है जो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स होती है। कौन सी एसेट्स होती है, लैंड एक नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स। लैंड ही हमारी इकलौती ऐसी एसेट्स होती है जो कैसी होती है, हमारी नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स। केवल नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स अगर हमारी हम लैंड की बात करते हैं, बाकी कोई भी एसेट्स ऐसी नहीं बचती जो डेप्रिसिएबल ना हो, कि जिसके अंदर जिसकी वैल्यू डाउन ना हो। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है, किसी भी कारण से, किसी भी कारण से अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है, किसी भी कारण से, अब चाहे वो कारण हमारा मान लो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो कारण हमारे लिए हमें यूज करनी हो, चाहे वो कारण वियर एंड टियर का हो, चाहे वो कारण पैसेज ऑफ टाइम का हो, चाहे में से कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है तो आप उस वैल्यू डाउन क्या कहोगे, डेप्रिसिएशन। अब जैसे मैंने एक गाड़ी लिया है टेक्नोलॉजी का, मान लो मैंने एक कंप्यूटर परचेज करा, अगर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन आ जाएगा, जैसे आपने देखा हो बचपन में पुराने जमाने में वो टीवी वाले कंप्यूटर चलाते थे, डिब्बे वाले, आज के लेवल पर और आज के टाइम पर उन कंप्यूटर्स की कोई भी डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर।
पहले आज से 15 साल पहले उनकी डिमांड बहुत हुआ करती थी, वो चलते भी थे, बहुत सारे ऑफिस चलते थे, हमारे वाले ऑफिस चलते थे, लेकिन अब उसकी डिमांड प्रेजेंट नहीं थी। यानी कि टेक्नोलॉजी के परिवर्तन ने उन एसेट्स की डिमांड खत्म कर दी, यानी कि उनकी वैल्यू जीरो कर दी। उसी तरह से अगर मैंने कुछ टाइम तक उसे यूज कर लिया, मान लो मैंने कोई फोन खरीदा, और फोन खरीदा मैंने, फोन को मैंने 2 महीने चलाने के बाद क्या मैं उतनी उसके कॉस्ट पर बेच सकता हूँ जिस कॉस्ट पर मैंने खरीदा था? नहीं बेच सकता। वियर एंड टियर का मतलब उसके अंदर कोई टूट फूट हो गई। पैसिव ऑफ टाइम का मतलब कोई टाइम पास हो जाता है, टाइम पास मतलब काफी लंबे समय बीत गया, मैंने काफी समय से उसे यूज किया या काफी समय बीत गया। जैसे कि मैं वो ये कंप्यूटर का एग्जांपल ले रहा था, काफी समय बीतने के बाद अब उस सेट की कोई वैल्यू मार्केट के अंदर नहीं है। तो इन रीजंस की वजह से अगर कोई भी एसेट की वैल्यू डाउन होती है तो आप उस एसेट को क्या नाम देते हो? सॉरी, उस वैल्यू डाउनिंग वाले प्रोसेस को क्या नाम देते हो? डेप्रिसिएशन। चलो, डेप्रिसिएशन लगाने के बेसिकली हमारे पास 8 मेथड होते हैं। वैसे अगर मैं ध्यान से बात कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन लगाने के हमारे पास बेसिकली 8 मेथड होते हैं। ठीक है, अब उन 8 मेथड्स में से हमारे जो लेवल है 11th क्लास का, उस 11th क्लास के लेवल पर केवल 2 ही मेथड आते हैं काम के जो होते हैं। एक होता है एसएलएम मेथड और दूसरा होता है डब्ल्यूटीबी मेथड। और कौन सा? स्ट्रेट एसएलएम मेथड फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। और डब्ल्यूटीबी फुल फॉर्म क्या होती है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब कई नाम से पुकारा जाता है, नाम कितने नाम? स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर इनिशियल कॉस्ट मेथड, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इनको हमने कई नामों से पुकारा है। स्ट्रेट लाइन मेथड, इनिशियल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू को हम केवल 2 नाम से पुकारते हैं, या तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। इन मेथड्स पर आओ पहले तो कि हम कौन कौन से नाम से पुकार रहे हैं। क्वेश्चन हमें किसी भी नाम से हमसे आंसर मांग सकता है, भैया इस नाम के हिसाब से आप उसके आंसर करें। नाम में सेटिस्फाइड होगा पहले, नाम में प्रॉपर आराम से, नाम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हमारे पास ये 4 जो नाम होते हैं एसएलएम के: एसएलएम मेथड, इनिशियल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, डब्ल्यूडीवी में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। जब भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इन मेथड्स का जवाब वो लेगा, वो बताएगा आपको कि किस कॉस्ट किस मेथड से आपको एक क्वेश्चन को टारगेट करना है। अगर वो नहीं बताता तो क्वेश्चन में आप नहीं परफॉर्म कर सकते। आप मतलब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह सकता कि भाई एज्यूम कर लो ये वाला मेथड, नहीं, बिल्कुल एज्यूम नहीं करेंगे। आपको एग्जामिनर बताएगा कि किस मेथड से आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो यहां तक तो ये पॉइंट हो गया। उसके अलावा दूसरा वर्ड आता है एक स्क्रैप वैल्यू का, SCRAP, एक स्क्रैप वैल्यू। पहले इसके नाम देख लो, नए नए प्रकार के जो भांति भांति प्रकार के नाम है। एक होता है स्क्रैप वैल्यू, एक होता है फैच वैल्यू, एक होता है रेसिडुअल वैल्यू। ये 3 नामों में पहले सेटिस्फाइड हो आराम से। एक होता है स्क्रैप वैल्यू, एक होता है फैच वैल्यू, और एक होता है हमारा रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, ये होता क्या है? मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं मैंने कोई एक मशीनरी परचेज करी, मैंने एक मशीनरी परचेज करी 2 लाख रुपीस की।
कि मैंने एक मशीनरी परचेस करी 2 लाख रुपए की, अगर उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ, एक्सपेक्टेड ही हो सकती है, हम तो ये पता लगा सकते हैं ना कि भाई उस मशीन की लाइफ कितनी होगी, वो 10 साल भी चल सकती है, वो 20 साल भी चल सकती है, वो 1 साल भी चल सकती है, 1 साल में खराब भी हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड लाइफ मान लो मैंने उसे 10 साल कर दी, 10 साल के बाद अगर वो उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है, बात ये आ जाती है। मान लो मैंने एक गाड़ी परचेस करी और गाड़ी का जो लाइफ टाइम है वो 15 साल है, तो 15 साल बीत जाने के बाद वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी हमने 15 साल चलाने के बाद अपने आप अचानक से गायब हो जाएगी मार्केट में से, अपने आप को लोप हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसकी जो मार्केट वैल्यू है या उसकी जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो मार्केट वैल्यू होती है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, उसे कोई नहीं खरीदेगा 15 साल के बाद। आपके पास वो लुप्त तो नहीं हुई, गायब तो नहीं हुई, आपके पास उसका लोहा पड़ा हुआ है, आयरन है, यानी कि आपके पास जो कबाड़ा स्क्रैप पड़ा हुआ है, आप उसको बेच सकते हो और बेच कर अपना अमाउंट रिसीव कर सकते हो। तो इसे ही बोलते हैं हम स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू या फैच वैल्यू। मान लो फॉर एग्जाम्पल उस मशीन की लाइफ 10 साल बाद, मैं ये मान रहा हूं कि इसमें से जो लोहा है या इसके जो नट बोल्ट हैं वो हमारे 10,000 रुपए के एट द एंड ऑफ 10 ईयर तो बिक ही जाएंगे। तो 10,000 हमारी क्या हो जाती है, स्क्रैप वैल्यू, फैच वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू। डन। चलो अब आगे बढ़ता हूं मैं टॉपिक को लेकर। बोल्ड यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकालो आप, मैं उन्हें कवर कराता हूं। मैं होमवर्क में दूंगा आपको सोल्व यानी कि इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल मैं कराता हूं, ध्यान से देखो। पेज नंबर 16.60 डेप्रिसिएशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ओपन करो। ओपन हो गए? मुझे एक बार फाइनल आंसर करना जरा, यही हो या सो गए अनिश का? मुझे आंसर करो एक बार, बुक ओपन कर लिया आपने? चलो शाबाश। पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है 1 अप्रैल 2015 को एक लिमिटेड कंपनी ने मशीनरी परचेस करी। 1 अप्रैल 2016 को एक कंपनी 15 को एक कंपनी ने मशीन परचेस करी 1,90,000 रुपए की और 10,000 रुपए उसकी इंस्टॉलेशन पर लगा दी। पहले तो इस प्रॉब्लम को दूर करो माइंड में से कि सर जिस दिन कोई भी एक्सपेंस, इस बात को एक नोट लिख लो कि कोई भी एक्सपेंस अगर जिस दिन कोई भी एक्सपेंस उस मशीन को करते वक्त किया जाएगा, जिस दिन कोई भी एक्सपेंस उस मशीन को परचेज करते वक्त किया जाएगा, वो एक्सपेंस उस मशीन में प्लस हो जाएगा, उसकी कॉस्ट में प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जो एक्सपेंस जिस दिन हमने कोई भी मशीन को या किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते वक्त किया है, चाहे मैंने वो इंस्टॉलेशन का किया है, चाहे मैंने वो उसकी रिफ्रेशमेंट का सॉरी चाहे मैंने उसकी कोई ऑयलिंग का किया है, चाहे मैंने उसकी रिपेयरिंग का किया है, जीरो लेवल पर कुछ भी किया है, वो सभी एक्सपेंस उसकी कॉस्ट में प्लस हो जाते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ 1,90,000 रुपए की मशीन प्लस 10,000 किस चीज की है मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मुझे बस ये पता है कि सर ये जिस दिन मैंने परचेस करी थी मशीन ये उस दिन हुए थे, तो मैंने इसको प्लस कर दिया। फाइनली मेरी जो कॉस्ट है 2 लाख रुपए आ गई। क्या है ये? कॉस्ट। अब मुझे इन दोनों अमाउंटों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है केवल इस 2 लाख रुपए से। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है एट द डेट ऑफ परचेज इट एस्टिमेटेड, ये जिस डेट हमने परचेज करी उसमें हमने ये एस्टिमेट करा कि जो मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू है वो 50,000 है एट द एंड ऑफ 6 ईयर, यानी कि 6 साल बाद, 6 ईयर बीत जाने के बाद इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है? 50,000। क्या है उसकी वैल्यू? 50,000 6 साल बीत जाने के बाद। चलो ये कह रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ और मशीन अकाउंट बनाओ। कह रहे हम केवल मशीन अकाउंट बनाना सीखते हैं। कि मशीन अकाउंट बनता कैसे है? इस मशीन अकाउंट को बनाने से पहले मैं केवल पहले डेप्रिसिएशन निकालना सिखाता हूं आपको कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। आज मैं केवल इतना ही कराऊंगा, ठीक है? आज थोड़ा मेरा हेडेक ज्यादा है, तो इस एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, उसी क्वेश्चन से आप कवर कर लेना, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लेना, ज्यादा नहीं है। तो आज के लिए आपको घर का कोई होमवर्क नहीं है, जो क्वेश्चन आपके पेंडिंग है वो पेंडिंग वाले क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है? मैं केवल डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल रहा हूं। तो डेप्रिसिएशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू।
कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ असेट्स, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ असेट्स, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट कितनी है 2 लाख, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू है हमारी 50,000 डिवाइड बाय लाइफ ऑफ असेट्स 6 साल, यानी कि 1,50,000 डिवाइड बाय 6, ये वैल्यू आ गई आपकी 25,000। दैट मीन्स 25,000 का अमाउंट जो निकला है वो किस चीज का निकला है, डेप्रीशिएशन का। किस चीज का निकला है, डेप्रीशिएशन का। हम डेप्रीशिएशन का अमाउंट ही निकाल रहे हैं, ये बात याद रखना आप। आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर तरह से वो बता रहा है कि डेप्रीशिएशन का कैसे निकलेगा। बस आने वाले क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज गिवन हो जाएगी और उसी परसेंटेज के आधार पर आप अपनी इंटरेस्ट कैलकुलेट सॉरी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लोगे। तो डेप्रिसिएशन की रेट जो निकाली जाएगी उसका तरीका क्या है, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो अपॉन कॉस्ट इंटू 100। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 25,000 अपॉन कॉस्ट कितनी है 2 लाख इंटू 100, ये कितना आ गया 12.5%। ये आपकी डेप्रिसिएशन की रेट आ गई। क्या आ गई, डेप्रिसिएशन की रेट। अब बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ मुझे फटाफट से। इस क्वेश्चन में केवल हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। केवल डेप्रिसिएशन कैसे निकाली जाती है, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन की रेट गिवन नहीं है, इस वजह से हमें इसमें ये प्रॉब्लम हुई है कि हम डेप्रिसिएशन की रेट निकालना सीखे पहले। तो डेप्रिसिएशन की रेट तक पहुंचने से पहले आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना होगा, और वो अमाउंट है हमारा 25,000। तो 25,000 डिवाइड बाय कॉस्ट, यानी कि डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट इंटू 100। डेप्रिसिएशन हमारा 25,000 का है, 25,000 डिवाइड बाय कॉस्ट इंटू 100, दैट मीन 12.5% की हमारी डेप्रिसिएशन की रेट आ गई। फटाफट बताओ ये वाला टॉपिक क्लियर है या नहीं। हेलो तनेश, क्लियर है ना? तो आंसर करो ना बेटा, वहां से मैं 2 बार बोल चुका हूँ आंसर करने के लिए। ठीक है, तो आज अभी इतना ही रख लो इसको, क्योंकि आज थोड़ा मेरी तबियत में थोड़ी डाउन सी हो रही है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन खैर क्लियर हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी कैश बुक के जो क्वेश्चन आपके पेंडिंग थे 1-2 क्वेश्चन उन्हें कर लो एज अ होमवर्क के तौर पर, और उन्हें मुझे फिर मेरे पास भेज देना। डेप्रिसिएशन को हम यहाँ से कल कवर करेंगे, कल रन करेंगे आगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखो क्लास को। आज मेरे हेडेक जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा कोई और डाउट कैसा भी तो मुझे बताओ। कैसा भी कोई डाउट हो तो बताओ। कैश बुक में कोई प्रॉब्लम आई हो या उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज करें, हम मुझे करना है। चलो तो आप पढ़ लो आराम से बैठ के। आज तक, आज का मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर होमवर्क नहीं है, बस आपका जो पेंडिंग वर्क है कैश बुक वगैरह का वो कर लेना और देख लेना। ठीक है।
डेप्रिसिएशन का आगे का बेसिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे अब।